दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही पुराने एक साइंसी सवाल पर बात करेंगे कि अगर चांद हमारी ज़मीन से टकरा जाए तो क्या होगा। वैसे तो आप इस मौजू पर बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन जो बातें आज की वीडियो में आपके सामने पेश होंगी वो ज़रूर आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, हम जानते हैं दुनिया की कशीश शकल हर चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इन हर चीज़ में चांद भी शामिल है। जब आप किसी गेंद को हवा में उछालते हो तो एक मखसूस ऊंचाई में जाकर वो गेंद वापस ज़मीन पर गिरती है, लेकिन चांद ज़मीन पर नहीं गिरता। भला ऐसा क्यों? क्या किसी दूसरी तरफ से कोई ताकत चांद को पकड़ रखी है? बिल्कुल नहीं। खिला में ऐसी कोई ताकत नहीं है। चांद का ज़मीन पर नहीं गिरना है, इसकी एक वजह है। वो वजह है उसकी तेज़ स्पीड। चांद अपनी स्पीड की वजह से ही दुनिया के चारों तरफ घूम रहा है। इस घूमने को ऑर्बिट रोटेशन कहते हैं। ऐसे ऑर्बिट रोटेशन खिला में हर तरफ हर कदम पर मौजूद हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी एक गेंद को फेंकते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसके गिर्द में तेज़ स्पीड होती है। लेकिन जैसे ही उस गेंद की स्पीड कम होती है तो वह गेंद वापस ज़मीन की तरफ आने लगती है। इसका मतलब है स्पीड कशिश शकल के ख़िलाफ़ काम करती है। गेंद में जितनी स्पीड होगी गेंद उतनी ही दूर तक जाएगी। यानी गेंद को बहुत ही तेज़ स्पीड से फेंका जाए और आसमान में हवा ना हो तो वो गेंद खिला में हमारी दुनिया के गिर्द हमेशा घूमती रहेगी, क्योंकि हवा से रगड़ खाने की वजह से गेंद की स्पीड कम होती है। अगर रगड़ ही नहीं लगेगी तो गेंद की स्पीड एक ही की तरह बने रहेगी। बिल्कुल इसी तरह चांद के साथ है। खिला में कोई हवा नहीं है जो चांद की स्पीड को कम कर दे, जिसकी वजह से चांद एक ही तरह की स्पीड बरकरार रखे हुए है और उसकी यही स्पीड को दुनिया कशिश शकल से दूर करती है। लेकिन चांद दुनिया के कशिश शकल का शिकार ज़रूर है, क्योंकि ये कशिश शकल और चांद की तेज़ स्पीड एक बैलेंस बरकरार रखती है और इस बैलेंस की वजह से हज़ारों लाखों सालों से चांद दुनिया के गिर्द घूम रहा है। इस बैलेंस के बिगाड़ से ही चांद ज़मीन से टकरा सकता है। ये कुदरती निज़ाम है। इस कुदरती निज़ाम में बिगाड़ होते ही चांद ज़मीन की तरफ आएगा और ज़मीन से टकरा जाएगा। यह निज़ाम ख़राब उसी सूरत में हो सकता है जब चांद के घूमने की स्पीड कम हो जाए। अगर चाहें भी तो इंसान चांद की स्पीड कम नहीं कर सकता, क्योंकि चांद बहुत बड़ा और भारी है। हम को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी चांद के स्पीड को मुतासिर करने के लिए, जो कि आज पूरी दुनिया के रॉकेट और मिसाइल्स भी वो ताकत पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मान लें चांद की स्पीड कम हो जाती है तो ज़मीन की कशिश शकल चांद को अपनी तरफ खींच लेगी। इस तरह चांद ज़मीन से करीब आते आते टकरा जाएगा। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक चांद की स्पीड आधी कम हो जाए तो चांद ज़मीन से 1 साल में टकरा जाएगा। इस 1 साल को हम मंथ में बांटें तो पहले महीने में 3,84,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों, हमारी दुनिया से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जब चांद ज़मीन के करीब आना शुरू होगा तो पहले कुछ दिनों के इंसानों को सब नॉर्मली नज़र आएगा, लेकिन महीने भर में दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली दिखेगी वो समंदर में बहने वाली लहरों की ऊंचाई। जिस तरह हमारी ज़मीन चांद को खींचती है, उसी तरह से चांद की कशिश शकल भी ज़मीन को खींचती है। चांद की कशिश शकल का सबसे ज़्यादा असर समंदर में देखा जा सकता है। दुनिया का जो हिस्सा चांद के करीब होता है उस हिस्से में उभार आ जाते हैं, जिसको हम जवारी उभार या टाइडल बल्स कहते हैं। इसी तरह जो हिस्सा चांद से दूर होता है उस हिस्से में लो टाइड देखा जा सकता है, जिसकी वजह से रात में समुद्र चढ़ा हुआ और दिन में उतरा हुआ नज़र आता है। इसी तरह हमारी दुनिया 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। यानी हमारी दुनिया के चांद की तरफ वाले हिस्से में लगातार तब्दीली रूनुमा होती रहती है। इसी तरह पूरी दुनिया के समुद्र में तब्दीली रूनुमा होती रहती है। इसी अमल को हम समुद्री चाल या ज्वार भाटा कहते हैं। इसी तरह चांद से करीब वाले हिस्से में समंदर की लहरों की ऊंचाई बढ़ने लगेगी। सिर्फ 1 मंथ में चांद ज़मीन की तरफ आधी दूरी तय कर चुका होगा, जिससे समंदर में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फीट तक ऊंची हो जाएगी। इन लहरों की वजह से समंदर के किनारों में बसे शहरों में खौफनाक सैलाब आ जाएगा और लोग समुद्री किनारों के शहरों को छोड़कर भाग रहे होंगे। दूसरा मंथ 2 लाख किलोमीटर से 1,33,000 किलोमीटर तक का सफ़र।
दोस्तों, जैसे जैसे चांद ज़मीन के नज़दीक आएगा उतना ही चांद जल्द ज़मीन के चक्कर कंप्लीट करने लगेगा। ज़मीन की तरफ आने की स्पीड तो स्लो होगी। दूसरा मंथ चांद ज़मीन की तरफ 75% सफ़र तय कर चुका होगा। इस वक्त तक पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल कंडीशन तबाही का शिकार हो चुकी होगी, क्योंकि समंदर में बहने वाली लहरों की ऊंचाई 10 मीटर यानी 33 फीट तक हो चुकी होगी, जिसकी वजह से साहिली शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। दुनिया के साहिली शहरों में रहने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोग इन शहरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ भाग चुके होंगे या मारे जा चुके होंगे। ऊंचे इलाकों में हद से ज़्यादा इंसानी भीड़ की वजह से बीमारी और भूख अपना असर कायम कर चुकी होगी। आज हमारी दुनिया में 95% इंटरनेट की सहूलत समुद्र में बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से चलती है, जिनके साइबर सर्वर इन समुद्र किनारे बसे हुए शहरों में बने हुए हैं। जब समंदर शहरों को तबाह करेंगे तो इंटरनेट भी रुक जाएगा। साथ में निकाले जाने वाले समंदर से तेल और गैस पाइपलाइन भी रुक जाएगी। दुनिया में एनर्जी का ज़रिया भी ख़त्म हो जाएगा और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तीसरा महीना 1,33,000 किलोमीटर से 1,00,000 किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों, अभी तक आई सभी मुसीबतों के बावजूद हम इंसान अपना वजूद बचा कर रख सकेंगे, लेकिन असल तबाही का दौर तीसरे महीने से शुरू हो जाएगा। चांद इस वक्त तक ज़मीन से इतना करीब आ जाएगा कि मौसम की जानकारी के लिए छोड़े गए सैटेलाइट एक चांद के करीब आने की वजह से बिखरने लगेंगे। ये सैटेलाइट चांद से या वापस ज़मीन की तरफ गिरकर टकराने लगेंगे। समंदर इतना तेज़ हो चुका होगा कि सिर्फ साहिली शहर ही नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर के इलाके भी समंदर में डूबने लगेंगे। बढ़ते समंदर मीठे पानी को भी ख़त्म कर देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ समुद्री पानी रह जाएगा। चौथा और पाँचवा महीना 1,00,000 से 60,000 किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों, इस अरसे में समुद्री लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से 100 मीटर तक बढ़ चुकी होगी। चांद की तरफ का पूरा इलाका दुनिया का डूब चुका होगा। दुनिया में तमाम ज़िंदगी का अख्ताम होने लगेगा। अब चांद की कशिश शक्ल का असर सिर्फ समुद्र पर नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों भी टूटने लगेंगे। दुनिया की ज़मीन चांद की कशिश शक्ल से मुतासिर होने लगेगी और बड़े बड़े ज़लज़ले आने लगेंगे। साथ ही दुनिया में मौजूद आतिशफिशा भी फटने लगेंगे। चांद भी तबाही की तरफ होगा, क्योंकि ज़मीन की कशिश शक्ल चांद में तबाही मचाएगी। लेकिन चांद में कोई इंसानी ज़िंदगी ना होने की वजह से उसकी तबाही से इंसानों पर असर नहीं होगा, लेकिन दुनिया की तबाही से इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पाँचवा, छठा और सातवां महीना 60,000 से 40,000 किलोमीटर तक का सफ़र। अब चांद एक दिन में ही दुनिया का चक्कर लगाने लगेगा। अब समंदरी लहरें ऊंची उठने के बजाय चांद के साथ साथ ज़मीन के गिर्द घूमने लगेगी। चांद के सामने वाली ज़मीन समंदर से डूबी होगी और इसके मुखालिफ सिर्फ समंदरी पानी नहीं होगा। ज़मीन की कशीद शक्ल की वजह से चांद भी अपनी शक्ल गोल से अंडे की शक्ल में तब्दील कर लेगा। 8 से 11वां महीना 40,000 से 10,000 किलोमीटर तक का सफ़र। इस दौर में समंदर का तेज़ बहता पानी सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी को ख़त्म ही नहीं करेगा बल्कि समुद्री ज़िंदगी भी ख़त्म कर देगा। सिर्फ बैक्टीरिया और जरासीम को छोड़कर दुनिया से तमाम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आतिफिशाओं फटने की वजह से उठने वाली राख आसमान को ढक चुकी होगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी और ज़मीन में सूरज की गर्मी नहीं आएगी तो चारों तरफ शदीद ठंड का राज होगा। अगर सूरज दिखाई भी दिया, तेज़ी से घूमते चांद सूरज के सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से एक दिन में कई बार सूरज गिरन दिखाई देगा। भले हमारी दुनिया में हर तरफ से पानी हो, हमारी ये खूबसूरत दुनिया एक दोज़ख का मंजर पेश करने लगेगी, जहाँ ज़िंदगी किसी भी हालत में नहीं ज़िंदा रह सकती। हर जगह राख फैली होगी और तेज़ाब की बारिश हो रही होगी। 12वां महीना 10,000 किलोमीटर से ज़मीन तक का सफ़र। इस आखिरी महीने में चांद ज़मीन के बिल्कुल पास आ जाएगा और कशिश शक्ल की वजह से उस ताकत को बर्दाश्त ना करके चांद फट जाएगा और चांद लाखों टुकड़ों में फट के बढ़ जाएगा। चांद के लाखों टुकड़े दुनिया के गिर्द घूमने लगेंगे।
इन चांद के लाखों टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से कशिश शक्ल चांद की ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन में शुरू होने वाली बर्बादी रुक जाएगी। समंदर वापस अपनी जगह लौटने लगेंगे। चांद टुकड़ों में बंटने की वजह से ज़मीन की तरफ इसकी बढ़ते कदम भी रुक जाएंगे। हालांकि चांद के टुकड़े आपस में टकरा के दुनिया में गिरते रहेंगे। गर्म राख की बारिश दुनिया पर होती रहेगी, जिसकी वजह से समंदर उबल सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें बर्दाश्त करके कुछ इंसान दुनिया में ज़िंदा बचे भी रहे तो भी इंसानों को पहले की तरह इस दुनिया में ज़िंदगी शुरू करना आसान ना होगा। चांद के तबाह होने से दुनिया में मौसमों की तब्दीली नहीं हो पाएगी। कहीं शदीद गर्मी तो कहीं खौफनाक ठंड मुसलसल रहेगी और वक्त गुज़रते दुनिया में हालात में बेहतरी आते रहेगी। वक्त गुज़रने के साथ साथ पूरी दुनिया में नहीं तो लेकिन कुछ हिस्से में ज़िंदा रहने के काबिल ये दुनिया हो जाएगी।